प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका लेक्चर नंबर है 7। और इसमें प्यारे बच्चों हम लोग जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ढेर सारे। आज मैं एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा भी करूंगा आपसे, जो कि एग्जाम में 2017 में पूछा भी गया है, मतलब पीवाईक्यू है। और अगर पूछ लिया जाए तो उसे आप अगर लिख दोगे तो 5 अंक श्योर है मिल जाने। हालांकि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का पूछ लेता है, तो इसलिए उस प्रश्न का जिक्र करना, चर्चा करना मेरे लिए जरूरी था। प्यारे बच्चों, तो उस बात को समझने के लिए वो चीजें समझाएंगे। आज के लेक्चर में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक क्या होता है, जिसको भी मैंने अच्छे तरीके से पहले उसके, क्योंकि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में जो अंतर है वो धारणशीलता, निग्राहिता, ये सब से संबंधित है। और ये सब चीजें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई हैं। बोलो यस और नो। यस गुरुजी, बताई होंगी, पता है, सभी ने देखा होगा, है ना। आप लेट हैं, खोलते तेल में डाल दूंगी। अरे भाई 2-4 मिनट कभी कभी लेट हो गए तो इसका मतलब क्या होता है, बिलीव, हाँ, थोड़ा सा यार दया करो, तो रहम करो मेरे ऊपर। आप लोग तो एकदम मतलब मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, कोई भी शिकायत है तो हमसे ही है। कैसे हैं भैया जी? बहुत अच्छे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने वो बातें आपको पूरी बता दी थी, तो उसी से संबंधित स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, नर्म लोहा और स्टील, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो भी आज के लेक्चर में, छोटा लेक्चर रहेगा क्योंकि आज के बाद थ्योरी खत्म है। कल मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। हालांकि जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड न्यूमेरिकल है बच्चों, वो मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, क्योंकि उसमें बलाघूट से संबंधित बातें थी और वो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। यहां पर फिर से बलाघूट से संबंधित बातें की गई हैं, जबकि मैंने बलाघूट चैप्टर नंबर 4 में ही सिखा दिया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम कुछ डेरिवेशंस जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 में नहीं थे, मैंने चैप्टर 4 में सिखा दिया था। क्यों सिखा दिया था? क्योंकि जरूरत वहां थी। तो जब जरूरत वहां थी तो मैंने डेरिवेशन वहां बताया, इसलिए। तो अब जो है, आज लोगो हटाइए, मार फेंक के दिमाग सही कर देंगे। तो जानते हो, पड़ेगा आंख में तो आंख फूट जाएगी। सर हटा दीजिए लोगो, समझ गए? तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत है आज की इस शानदार सी क्लास में। आज आप सभी लोगों के 6 लाख का परिवार भी प्यारे बच्चों पूरा होने वाला है ना। तो क्लास के बाद केमिस्ट्री की क्लास, और केमिस्ट्री की क्लास के बाद हम लोग सेलिब्रेशन वो करेंगे, है ना। 6 लाख का परिवार पूरा होगा, थोड़ी बहुत हंसी खुशी का माहौल हो जाएगा सोने से पहले। और आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, परसों ऑब्जेक्टिव होगा, और अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, ये चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न थ्योरेटिकल ही पूछे जाएंगे, बाकी बहुत डेरिवेशन तो है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव 2-4, मतलब बहुत ज्यादा नंबर का वेटेज वाला ये चैप्टर नहीं है। एक बार मुस्कुरा दीजिए, हम मुस्कुराते हुए क्लास में आए थे। चलिए बच्चों, बहुत हो गई बातचीत, अब क्लास की आगे शुरुआत करते हैं। हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है इसमें एग्जाम में। क्या है प्रश्न? ये इस प्रकार से रहता है, प्रश्न लिखा रहता है बच्चा पार्टी। प्रश्न लिखा क्या रहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में झूलते हुए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में झूलते हुए क्षण चुंबक के लिए दोलन काल का सूत्र लिखिए। वाह भाई, एक समान, प्रश्न क्या लिखते हैं? प्रश्न आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में झूलते हुए, ठीक है, झूलते हुए, झूलते हुए मतलब दोलन करते हुए, झूलते हुए क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक के दोलन काल, क्षण चुंबक के दोलन काल का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में झूलते हुए क्षण चुंबक के दोलन काल का सूत्र स्थापित कीजिए। दोलन काल का सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में झूलते हुए क्षण चुंबक के दोलन काल का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 अंक में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि कितने अंक में प्रश्न पूछा गया है, 5 अंक में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया। सर पार्टी चाहिए। ओके, लास्ट में आज पार्टी हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं, जब शुरू शुरू में बचपन में पढ़ाया जाता है तो उनको ऐसे ऐसे आर्ट उसमें बने होते हैं, छोटा से अनार, बड़ा से आम, ए फॉर एप्पल, उनको कहते हैं खा लो, तो वो सब ऐसे ऐसे खा लेते हैं। वैसे ही मैं डिजिटल बोर्ड में खोल दूंगा पूरा पैनल पीडीएफ में, ये भाई सेब है या अनार है या संतरा है, या अच्छे अच्छे डिशेस हैं, वो आप लोग डिशेस खाइएगा अच्छे से, ठीक है। डिशेस सारे ओपन कर देंगे डिजिटल बोर्ड में, अच्छे अच्छे पकवान वाले आप लोग खा लीजिएगा, पार्टी हो जाएगी, है ना। सर हमें चॉकलेट नहीं दिए,
लेक्चर 2 का थंबनेल भूचुंबकत्व ही लिखा हुआ है। अरे भूचुंबकत्व बच्चों इसका चैप्टर नंबर ये चेंज नहीं करवाए हैं हमने, क्योंकि भूचुंबकत्व तो पार्ट 1 में भी था, पार्ट 2 में था। पृथ्वी से संबंधित बात होती है और किसी रिफरेंस बुक में जो है, जो अलग अलग प्रकार की रिफरेंस बुक है, किसी इस चैप्टर का नाम है पार्थिव चुंबकत्व, मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व। कहीं पर चैप्टर का नाम होता है, पूरे चैप्टर का ही नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व, किसी बुक में नाम है भूचुंबकत्व, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये परेशान मत हो, है दिमाग मत लगाओ ज्यादा, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं कूटे जाओगे अब। चलो बच्चों, सर मुझे फिजिक्स की मैडम चाहिए, अभी टाइम लगेगा बच्चों, 1.5-2 साल, है ना, हमें बहुत सारे काम हैं। चलो अच्छा बच्चों, इसको बताओ कैसे डेरिवेशन करेंगे, आज यही चीज हम बताएंगे, बस बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहने वाला आज, आप लोग थोड़ी जल्दी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलो जल्दी छुट्टी मतलब इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होने वाली, बड़ा खुश मत हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है, ये बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है दोस्त, क्या है बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है। जी गुरुजी मान गए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है और यहां पर प्यारे बच्चों रखा हुआ है एक क्षण चुंबक। क्या रखा हुआ है, एक क्षण चुंबक रखा हुआ है बच्चों। ये क्षण चुंबक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, ठीक है बच्चों। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर एम जिसे बोलते हैं, वेक्टर एम, वो बच्चों साउथ से नॉर्थ ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ होगी, किसकी, क्षण चुंबक की। क्षण चुंबक में बच्चों ये -m होगा और ये +m होगा, बोलो हाँ बच्चों। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2l होगी, 2l होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, BH या B कह लो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, जो इस डायरेक्शन में फैला हुआ है। ध्यान से सुनना, तो इसकी गणना करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं माना फलाना धमाका करके लिख सकते हैं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, माना एक क्षण चुंबक, माना एक क्षण चुंबक, माना एक क्षण चुंबक जिसका नाम दे दो बच्चों, ये है A और ये B, AB। माना एक क्षण चुंबक AB जिनके ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, जिनके ध्रुवों क्या है, +m व -m के बीच की दूरी बच्चों क्या है, 2l है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसा चित्र बना ठीक वैसी ही लैंग्वेज लिखते जाना है। 2l है। क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जी गुरुजी, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जैसे ही थीटा कोण पर रखते हैं बच्चों, तो ये इस पर क्या कार्य करता है, बलाघूर्ण कार्य करता है। क्षण चुंबक पर क्या कार्य करेगा, बलाघूर्ण कार्य करेगा। और कार्यरत बलाघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ऐसे थीटा कोण पर रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। लेकिन बच्चों ये क्षण चुंबक है और इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल सब है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है तो आता नहीं, बल्कि संतुलन की अवस्था में आने के बाद भी ये कंपन करता है, ऐसे हिलता डुलता है, कंपन करता है। तो कंपन करने के लिए हमें कह रहे हैं दोलन काल मतलब आवर्त काल का सूत्र स्थापित, बनाते हुए गलती है, सही तो है, बनाते हुए रखा गया है। कहां बनाते हुए गलती है, झूलते गलत है, झूलते, कहां झूलते गलत है, वो झांसे झंडा बना तो हुआ है भैया, मार देंगे खींच के, तुम लोग परेशान कर रहे हो, प्लीज हमें मतलब ज्यादा परेशान मत करो, ठीक है। आप लोग खौलता तेल भले रख लो, ठीक है, हमारे पास -70 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, बैठा देंगे तो जाम हो जाएगा सब कुछ, समझ में आएगा। समझ में, सर मैगी खाइएगा, झूलते गलत नहीं है भाई, सही है। वाइस नहीं आ रहा है, कैसे नहीं वाइस आ रहा है, इतना सारा डेरिवेशन याद कैसे रखेंगे, याद रख लोगे जब आप रेगुलर क्लास में देखोगे, जुड़ोगे और एक एक चीज को डिस्कस करोगे तो भाई देख ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया बच्चा पार्टी, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, ध्यान से सुनोगे प्लीज, कोई बातचीत मत करोगे। अच्छा, तो इस पर संतुलन की अवस्था में बलाघूर्ण कार्य करता है, किस पर, क्षण चुंबक पर। तो यह यहां पर लिखते हैं, क्षण चुंबक पर
क्षण चुंबक पर, क्षण चुंबक पर संतुलन की अवस्था में, मतलब ला के रख दिए, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, जो क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अच्छा, बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे, जिससे क्षण चुंबक कंपन करता है या दोलन करता है, जिससे क्षण चुंबक, क्षण चुंबक दोलन करता है, दोलन करता है। अच्छा बच्चों, अगर दोलन करता है क्षण चुंबक, आप ही बताओ दोलन काल का सूत्र क्या होता है? कोई जानता है? 11th में पढ़े हो? मैं आपको बता दूं कि दोलन काल का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, दोलन काल का जो टी का सूत्र होता है कितना होता है? कोई जानता है? वो होता है बच्चों टी बराबर 2 पाई, लिख लो, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण। क्या बच्चों? कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। या यहां अभी ये ना लगाओ, 2 पाई नहीं लगाओ, केवल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाओ। ये कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण होता है, ये दोलन काल या कह लो आवर्त काल का सूत्र होता है। कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण, और वो कोणीय विस्थापन कौन सा? जो छोटा सा, क्योंकि दोलन काल ऐसे हो रही है, एकदम दोलन बहुत छोटा छोटा कंपन हो रहा है, इसे कंपन बोलते हैं। ये ऐसी स्थिति में कोण बहुत छोटा होता है, कोण बहुत छोटा होता है। बल आघूर्ण का बच्चों मान क्या होगा? टाउ बराबर होगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। वैसे किसी किसी बुक में यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा, ऋणात्मक चिन्ह बस ये दर्शाता है कि जो बलाघूर्ण कार्य कर रहा है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, टाउ बराबर माइनस एम बी साइन थीटा। अगर कहीं पर लिखा हो माइनस एम बी साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि चुंबकीय बलाघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, कि बलाघूर्ण, बलाघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो किसी किसी बुक में लिखा होता है, किसी किसी बुक में नहीं लिखा हो, तो माइनस अगर ना लगा हो आपकी बुक में तो परेशान मत होना। तो माइनस एम बी साइन थीटा। सर आप मेरी, हम लोगों की जान मार दीजिए, लेकिन ये लोगो हटा दीजिए। कभी आ गए ना सामने, कभी आ गए सामने तो बच के रहना आप लोग। टाउ बराबर माइनस एम बी साइन थीटा। बहुत बहुत परेशान किए हो, और ये सब परेशानी का बदला एक बार में चुकाएंगे, समझ लेना। टाउ बराबर माइनस एम बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना बात? कि अच्छा ये तो मैं बलाघूर्ण का डेरिवेशन तो करा भी चुका हूं। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम चुंबकीय आघूर्ण है, कैपिटल एम क्या है? ये चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या है बच्चों? ये है चुंबकीय आघूर्ण, सभी को पता है चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण। सभी को इसका मान भी तो पता होगा। कैपिटल एम बराबर क्या होता है? एम इंटू 2l होता है। कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 2l होता है, सभी को पता है, ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा है बच्चों। यहां पर थीटा बहुत सूक्ष्म है ना? दोलन के लिए, दोलन के लिए, दोलन के लिए थीटा बहुत सूक्ष्म है, थीटा बहुत सूक्ष्म है। अतः थीटा बहुत सूक्ष्म है, अतः बच्चों जो थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा, जो साइन थीटा का मान होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। तब बच्चों क्या होगा? ये बच्चों जान लो, साइन थीटा केवल थीटा के बराबर होगा, तो यहां टाउ बराबर हो जाएगा एम बी इंटू का थीटा। बच्चों माइनस मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि बार बार ऋणात्मक चिन्ह को बस बता दिया। लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यदि क्षण चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कितना हो? आई हो। यदि यदि क्षण चुंबक का, क्षण
चुंबक का आपको पता है बच्चों, कंपन जो हो रहा है उसका एक पॉइंट स्थिर है, दूसरा पॉइंट कंपन कर रहा है, ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ठीक है। तो कंपन करने की वजह से जड़त्वाघूर्ण घूर्णन गति में आता है। तो क्षण चुंबक का जड़त्वाघूर्ण ये 11th में आता है बच्चों, जड़त्वाघूर्ण जिसे इनर्सिया बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण आई तथा कोणीय त्वरण अल्फा हो, कोणीय त्वरण अल्फा हो तो बच्चों बलाघूर्ण का एक सूत्र ये भी होता है। ये 11th की बात है, यहां कोई डेरिवेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सूत्र ही होता है कि बल आघूर्ण का सूत्र जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के पदों में टाउ बराबर होता है आई अल्फा। आई अल्फा से क्या होगा, अगर टाउ बराबर आई अल्फा है तो बच्चों टाउ की जगह पर आई अल्फा रख दो, एम बी थीटा होगा। तो आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टाउ की जगह पर आई अल्फा रखेंगे और ये बराबर हो जाएगा बच्चों एम बी साइन थीटा तो हट गया, एम बी थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चों कोणीय विस्थापन तो हमें पता है, लेकिन अल्फा कोणीय त्वरण का मान यहां निकालना था। तो कोणीय विस्थापन तो पता है लेकिन कोणीय त्वरण का मान मिल जाएगा तो हमें दोलन काल का मान मिल जाएगा, इसलिए मैं इतना प्रयास कर रहा था। तो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, एम बी, यहां से अल्फा का मान निकालोगे, तो एम बी बटे में आई इंटू थीटा, ये हमें क्या मिल गया बच्चों, कोणीय त्वरण मिल गया। ये अल्फा क्या है, ये कोणीय त्वरण है। ये अल्फा क्या है, ये कोणीय त्वरण है। ये थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। ये थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन है। हमें क्या चाहिए बच्चों, दोलन काल का सूत्र चाहिए। अब इसको कितने लोग लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में रख करके बच्चों हल करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में रख करके हल करना है और कुछ बचा नहीं इसमें। फार्मूले में रख दो और क्वेश्चन को हल कर लो। कितने लोग इसको हल कर सकते हैं, कितने लोग हल कर सकते हैं भैया। दोलन काल क्षण चुंबक का दोलन काल, कैपिटल टी बराबर क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण। छापो सुल्तानो प्लीज, अभी इतना छापने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी रहती तुम लोग को छापने की, छाप के एकदम। सर बुक कब आएगा भाई, सितंबर तक आएगा, जब आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगा उसी के आसपास आएगा। देखो अभी प्लीज क्वेश्चन बैंक को मत पढ़िए, क्यों परेशान हो। मैंने देखा है बहुत जगह पर, देखिए जो प्रॉपर क्वेश्चन बैंक आती हैं वो बच्चों को गुमराह कर देती हैं। पहले तो अभी आपको पता है क्या आपका सिलेबस आया है, क्या बिहार बोर्ड ने सिलेबस पैटर्न जारी किया है, क्या सिलेबस बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है, सिलेबस कुछ भी बिहार बोर्ड ने अपडेट किया है, नहीं किया है। तो जब उन्होंने अपडेट नहीं किया ना, अभी तक कोई नोटिफिकेशन दिया है कि भैया हम पुराना पैटर्न नहीं रखेंगे कि कुछ बहुत बदलाव करेंगे, कुछ भी नहीं बताया। तो प्लीज ये हाथ जुड़ रहे हैं आपके सामने, रिक्वेस्ट ये है सार्थक दिशा में पढ़ाई करें, सिलेबस को पहले पूरा करें, सिलेबस को अच्छे से विस्तार से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। जब रिवीजन करने का मन हो, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, पढ़े रहते हैं, आप जाओ पिछला देख लो, वन शॉट लेक्चर जाके देख लो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो 1.5x की स्पीड बढ़ा करके जल्दी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया करो। तो ऐसे करके बच्चों ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से खत्म करो, अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन बैंक के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते हैं, सिलेबस को अच्छे पढ़ना वाला ही अच्छे मार्क्स लाता है। कोई कह रहा हो क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके 100%, हम भी अपनी बुक जो ये ब्रह्मास्त्र आएगी उसमें भी ये नहीं लिखा जाएगा कि भैया 100% मार्क्स प्राप्त कर लें। सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तभी वो चीजें वहां पर कवर हो पाएंगी, नहीं तो नहीं कवर हो पाएंगी, ठीक है। तो प्लीज अभी से कोई घबराए मत, और आप लोग बच्चों सही जगह पर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो प्लीज अभी पढ़ने का मजा लीजिए, पढ़ने का आनंद लीजिए। टी बराबर 2 पाई कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण। बच्चों यहां पर टी का मान निकालिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में कोणीय विस्थापन कितना, थीटा, बटे में कोणीय त्वरण अल्फा का मान कितना है, ये बच्चों क्या है, कोणीय त्वरण अल्फा का मान है, एम बी बटे में आई, तो एम बी बटे में आई इंटू का थीटा, ठीक है, एम बी बटे में आई इंटू का थीटा, समझ रहे हो। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा बर्बाद हो जाएगा, आई पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, आई पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये मिल जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में, आई सबसे पलट के ऊपर पहुंच गया तो आई बटे में बच्चों एम बी। अब बी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लिए कहीं कहीं पर एच भी लिखा होगा, बी एच सफिक्स में लगा होगा। तो बच्चों ये कतई मत घबराना, बी एच लगा होगा, यहाँ भी एच लगा होगा, यहाँ पे एच लिखा होगा, ऐसे सब जगह पर क्या लिखा होगा बच्चों, एच का जिक्र किया गया होगा, ठीक है, एच का जिक्र किया गया होगा, एम बी एच, ये बी एच, यहां पर सफिक्स में एच लगा होगा। इसका मतलब है कहीं पर हॉरिजेंटल लाइन में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है।
ये बच्चों, तो MBH यही हो गया बच्चों आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल का सूत्र। अगर उसकी यह आवर्तकाल का सूत्र हो गया। अगर हमें आवृत्ति का मान निकालना हो, इसी से अगर बच्चों हमें आवृत्ति का मान निकालना हो, तो आवृत्ति क्या होती है, n बराबर होता है 1/t, और जब 1/t रखेंगे तो 1/2 पाई हो जाएगा। और ये भी 1 में अंडर रूट i MBH, तो MBH पलट के ऊपर हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा अंडर रूट में MBH बटे में i। तो ये आवृत्ति का सूत्र है और ये आवर्तकाल का सूत्र है। इतना अगर लिख दोगे तो 5 अंक का नंबर, 5 अंक आपको मिल जाएंगे, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। बताओ इसको किसको समझ में नहीं आया? आम खाने वाले बालक बालिकाओं बताओ जल्दी से, इसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, ये 5 अंक का क्वेश्चन था, बहुत आसान था बच्चों, प्लीज कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अगर शुरू से जुड़ करके देख रहे थे तो बहुत कुछ दिक्कत नहीं थी। चलो समझा देते, रिपीट कह रहे हो, समझा देते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक रखी है, तो उसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक पॉजिटिव ध्रुव है, एक निगेटिव ध्रुव है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही दिशाओं में इस पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, एक में विपरीत दिशा में, एक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा दोनों ध्रुवों पर, तो जब ये संतुलन की अवस्था में आएगा फिर भी ये थोड़ा थोड़ा कंपन करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कंपन करेगा। तो संतुलन की अवस्था में भी ये जो कंपन हो रहा है, जो दोलन हो रहा है, उसी दोलन के आवर्तकाल का सूत्र निकालना है। तो इस पे ये जो दोलन हो रहा है या कोणीय विस्थापन, थोड़ा ऐसे ऊपर उठ रहा है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये जो विस्थापन, कोणीय विस्थापन दिखाया गया कि अगर थीटा कोण पर होता है तो इस पर मतलब वो गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दोलन ऐसे जाएगा, फिर दोलन ऊपर आएगा, अर्थात दोलन करता है। तो हमें यह बताना है कि इसका दोलन काल कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी क्षण चुंबक को रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है, टाउ बराबर MB sin थीटा। ये जो बलाघूर्ण है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यहां दर्शाया गया। बाकी मान कितना होगा तो MB sin थीटा होगा। थीटा इतना छोटा है कि दोलन काल के लिए सिर्फ सूत्र निकालने, हम भले उसको थीटा कोण पर ऐसे रख दो, लंबवत रख दो, इस कोण पर रख दो, लेकिन वो धीरे धीरे संतुलन की अवस्था में जा करके फिर ऐसे ऐसे कंपन करेगा। तो उसी कंपन दोलन काल के सूत्र, और ऐसी स्थिति में जब वो थोड़ा थोड़ा कंपन करेगा तो वहां पर बहुत छोटा कोण बनेगा, और वैसी स्थिति में साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होगा, तो टाउ बराबर MBH। अब बात आती है टाउ का मान हो गए तो सर बलाघूर्ण आप बता रहे थे, हमें तो दोलन काल चाहिए। तो दोलन काल का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण अनुपात में होता है, दोलन काल इनके अनुक्रमानुपाती होता है। ये सरल आवर्त गति में आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11th में, ये चीज क्लास 11th की है। तो दोलन काल का सूत्र जड़त्व आघूर्ण के पदों में निकलता है, मतलब जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण का मान जड़त्व आघूर्ण के पदों में हम निकालें, क्यों? क्योंकि वहां पर कोणीय त्वरण है। टाउ बराबर I अल्फा, अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है, देखो यहां लिख दिया है। तो बच्चों अल्फा का मान जब कोणीय त्वरण का मिल जाएगा तो हम यहां पर कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन पता है कि थीटा हो रहा है और कोणीय त्वरण जो कि अल्फा होगा, तो मान रख देंगे सबके। तो हम लोगों ने वही हाल किया। यहां पर कोणीय विस्थापन ये मतलब क्या है बच्चों, ऐसे 2 पाई अंडर रूट में कोणीय विस्थापन क्या थीटा, थीटा बटे में कोणीय त्वरण क्या बच्चों अल्फा, अल्फा का मान। तो जो थीटा है तो थीटा है कोणीय विस्थापन, अल्फा का मान मैंने यहां से निकाल के रख दिया, हल हो गया, क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में कुछ बताएं। प्रैक्टिकल अभी तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में हम बताएंगे। आपके प्रैक्टिकल जैसे मीटर सेतु, विभव मापी, ये 2 प्रैक्टिकल आपको बताए गए हैं। ओम के नियम का सत्यापन, इसकी प्रैक्टिकल वर्क के लिए मतलब है, जो थ्योरी आपको बताएगी वो प्रैक्टिकल में काम आती है। ठीक है भैया, आपका भैया जी राखी बंधवाइएगा, क्या गिफ्ट देंगे? राखी बांधिएगा, गिफ्ट बहुत सारा है। ठीक है, छुट्टी हो गई, बहुत पिट हो गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नर्म लोहे, आज सर पैनल PDF, हाँ आज पैनल PDF, थोड़ी सी बातें बची हैं। नर्म लोहे तथा चुंबकीय गुणों में अंतर, लेकिन ये पैनल PDF मैंने खुद बैठ के बनाया है, बहुत चीजें सॉर्ट आउट कर दी, एकदम खत्म कर दिया। चीजें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई थी, लेकिन बस इतनी भाषा आसान करके समझने के लिए छोटी छोटी परिभाषा लिखी है कि पूछिए मत, लेकिन बात कोई नहीं छोड़ी। जैसे अगली भी स्लाइड में दिखाना चाहूंगा बच्चों, यहां पर आपको पढ़ने, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं ABC पॉइंट, लेकिन नोट पॉइंट में जानकारी के लिए लिख दिया है। ये नोट पॉइंट को जो है बच्चों मैंने सिर्फ जानकारी के लिए लिख दिया है, ताकि मेरे बच्चे ये जानकारी भी याद रखें, बस इसके लिए मैंने लिख दिया। बाकी ये जो चीज है ये चीजें याद रखनी। आइए समझाते हैं पहले बच्चों, नर्म लोहा क्या होता है। नर्म लोहा और नर्म लोहा तथा स्टील, इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है। नर्म लोहा तथा स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या है? नर्म लोहा भी एक पदार्थ है और स्टील भी एक चुंबकीय पदार्थ है। आइए समझते हैं। नर्म लोहा की धारणशीलता, नर्म लोहे की धारणशीलता जो है वो स्टील की धारणशीलता से अधिक होती है। धारणशीलता का मतलब समझ लो ना, अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण रखने की क्षमता नर्म लोहे में ज्यादा होती है, स्टील में कम होती। इसका अर्थ है कि चुंबकन क्षेत्र पर हटा लेने पर नर्म लोहा स्टील की अपेक्षा अधिक चुंबकन धारण किए रहता है। अर्थ भी समझा दिए, इसीलिए मैंने ये चीजें हटाई नहीं कि इसका अर्थ है कि हटा दे। लिखोगे आप एग्जाम में कितना लिखोगे, इतना, यहां तक
लिखोगे एग्जाम में इतना, लेकिन समझने के लिए और भी बात लिखी हुई। आगे देखो दूसरा पॉइंट, नर्म लोहे की निग्राहिता स्टील की निग्राहिता से कम है। मतलब निग्राहिता क्यों? निग्राहिता का अर्थ क्या है कि चुंबकन क्षेत्र को खत्म कर देना, चुंबकत्व के गुण को खत्म कर देना निग्राहिता कहलाता है। तो बच्चों स्टील का जब धारणशीलता कम है तो उसकी निग्राहिता अधिक होगी, जबकि नर्म लोहे की निग्राहिता कम होगी, क्योंकि नर्म लोहे की निग्राहिता स्टील की निग्राहिता से कम है। उसे उतनी ही जल्दी चुंबकत्व खत्म करने के लिए किया जा सकता है। तो नर्म लोहे की निग्राहिता स्टील की निग्राहिता से कम है। इसका अर्थ है कि चुंबकित नर्म लोहे को पूर्णतः विचुंबित करने के लिए स्टील की अपेक्षा कम निग्राहक बल चाहिए। स्टील में ज्यादा निग्राहक बल चाहिए, जबकि नर्म लोहे में कम निग्राहक बल चाहिए। तीसरा पॉइंट, नर्म लोहे के एकांक आयतन में होने वाली स्थैथिल्य हानि स्टील की अपेक्षा कम है। नर्म लोहे की चुंबकशीलता स्टील की चुंबकशीलता से अधिक होती है। नर्म लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। बच्चों इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लेकिन वो मैंने हटा दी, बस सिर्फ इतनी बातें लिखी। अब आपको मैं बता दूं, एग्जाम में अगर आए कि नर्म लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर लिखो तो 2 अंक का आता है, तो सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखना, या फिर आपको याद है तो 1-2 पॉइंट ये वाले लिख देना जो कि सरल है। जो आपको लिख रहा है कि ज्यादा कठिन है या जिनकी लेंथ ज्यादा बड़ी है वो मत लिखना, ठीक है, वो मत लिखना। समझ गए? ये चीज हो गई। आइए आगे बात करते हैं। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर पूछ लेता है। एक प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न बच्चों पूछता है कि स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर बताइए। प्रश्न पूछता है कि स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर बताइए। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर बताइए। ये बच्चों 2 अंक में कई बार प्रश्न पूछा गया है, एक ही बार नहीं, कई बार भी ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न आप लोग आगे देखोगे क्या है। तो स्थायी चुंबक मैंने अलग लिखा है और विद्युत चुंबक मैंने अलग लिखा है। पहले स्थायी चुंबक देखो, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। इसमें ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, ये समझने के लिए है नोट पॉइंट। एग्जाम में आप इतना ही लिखोगे, परीक्षा में इतना ही लिखना है। परीक्षा में उत्तर के लिए यही लिखें, ठीक है, समझ गए? बस इतना ही लिखना है। क्या? स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, तभी तो वो स्थायी रहेगा जब उसकी धारणशीलता उच्च होगी। पदार्थ की निग्राहिता भी उच्च होनी चाहिए, दोनों ही चीजें उच्च होनी चाहिए। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं। ये चीज हो गई। अब यहां पर देखो लिखा है नोट पॉइंट में क्या है, यह सही है कि स्टील की धारणशीलता नर्म लोहे की अपेक्षा कुछ कम है। ये तो कहेगा सर धारणशीलता तो नर्म लोहे की उच्च है, तो नर्म लोहे से स्थायी चुंबक बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, स्टील से बनाया जाता है। की अपेक्षा कुछ कम है, परंतु इस बात का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि स्टील की निग्राहिता नर्म लोहे की अपेक्षा कहीं अधिक है। निग्राहिता स्टील के अधिक है, इस वजह से स्थायी चुंबक बनाने में ज्यादा अच्छा है। कोबाल्ट स्टील, जो कि कोबाल्ट, टंगस्टन तथा कार्बन की मिश्र धातु है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए एक उपयुक्त पदार्थ है। आजकल स्थायी चुंबक, अब ये आजकल मतलब जानकारी के लिए जरूरी है। टिकोनॉल क्या होता है? टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, जिसे हम बोलते हैं टिकोनॉल। और दूसरा तथा एल निको क्या है? निकिल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, तांबा तथा लोहे की मिश्र धातु के बनाए होते हैं। अब एक चीज जान लो कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील। स्थायी स्टील, ठीक है, याद रहेगा, स्थायी स्टील। तो आप यही 3 पॉइंट कॉपी में लिखोगे, ये आपके पैनल पीडीएफ में हमेशा के लिए पढ़ने के लिए होगा। अगर आप नोट्स में लिखना चाहो, अपने हैंड रिटन नोट्स जो बना रहे होगे, जो मैं रेगुलर पढ़ने के लिए बोलता हूं, तो बनाने के लिए वो आप इससे लिखना चाहो तो लिख लेना, समय कम हो तो कोई बात नहीं, यही 3 पॉइंट लिखना। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। आइए बच्चों आगे बात करते हैं विद्युत चुंबक। इसमें भी यही 3 पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। एक तरफ स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक लिख करके भी लिख सकते हो अंतर, या एक पहले हेडिंग डालो स्थायी चुंबक 3 पॉइंट लिखो, फिर विद्युत चुंबक 3 पॉइंट, 2 अंक मिल जाएंगे। या फिर आप एक तरफ स्थायी एक तरफ विद्युत, और ऐसे ही तीनों पॉइंट लिख दोगे। विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? इनमें उच्च धारणशीलता होती है। धारणशीलता दोनों में उच्च होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबक होते हैं उनकी निग्राहिता कम होती है, जबकि स्थायी चुंबक में निग्राहिता भी अधिक है। विद्युत चुंबक जो कि किसके बनते हैं? नर्म लोहा के बनते हैं। विद्युत चुंबक के लिए आदर्श पदार्थ है।
नर्म लोहा विद्युत चुम्बक के लिए आदर्श पदार्थ है। नोट पॉइंट में देखो यहां पर लिख दिया है मैंने, क्या कहा, नोट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। विद्युत चुम्बकों की क्रोड के लिए वह पदार्थ उपयुक्त है जिसमें साधारण चुंबकन क्षेत्रों द्वारा ही अधिक चुंबकीय प्रेरण मतलब फ्लक्स घनत्व उत्पन्न हो जाए तथा शैथिल्यन कम से कम हो, और इसके लिए सबसे बढ़िया पदार्थ है नर्म लोहे की शैथिल्य वक्र से स्पष्ट है कि ये दोनों गुण नर्म लोहे में होते हैं। नर्म लोहा अच्छा है जिससे स्थायी विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जिससे क्या बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या हैं ये पूछा जा सकता है 2 अंक में कि भैया विद्युत चुंबक के उपयोग बता दीजिए। ठीक है, 2 अंक में पूछा जा सकता है कि विद्युत चुंबक के उपयोग क्या हैं। तो बड़े बड़े वैद्युत चुंबक फैक्ट्रियों में चलनशील क्रेनों के द्वारा लोहे तथा फौलाद के बड़े बड़े यंत्रों व गट्ठों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए काम आते हैं। कौन, वैद्युत चुंबक। दूसरा, ये अस्पतालों में आंख तथा शरीर के किसी भाग से लोहे या फौलाद के छर्रे निकालने के काम आते हैं, ये भी है। तीसरा, ये बिजली की घंटी, तार संचार, ट्रांसफर तथा डायनमो की क्रोड, टेलीफोन के तनपुट बनाने के काम आते हैं। ये 3 पॉइंट हो गया बच्चों। आज का लेक्चर इतना ही। स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, थ्योरी पूरी कंप्लीट। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, कल मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा। एक दिन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता दूंगा, क्योंकि बच्चों हमें उस चैप्टर को उतना ही समय देना है जो जितना महत्वपूर्ण है। हालांकि ढेर सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड हो गई, पूरा बात आपको समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट डे बात करेंगे आप सभी से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे, और उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर 6 चुंबकीय प्रेरण। आज के लिए इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इंतजार करेंगे आपका सेलिब्रेशन में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और सेलिब्रेशन में आइए फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी तो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, फिर सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।